प्रिय विद्यार्थियों, हम अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। 3 यूनिट पे बात हम कर चुके थे। चौथा और पांचवा यूनिट है जिसको हम आज चर्चा करेंगे। अब इस लेक्चर में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। 4th यूनिट में है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स, असेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, देन स्टडी ऑफ, अच्छा उसके बाद इंडस्ट्रियल रीजन्स है। वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स, विश्व में परिवहन के जो प्रारूप हैं वो किस प्रकार के हैं, जिसमें असेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी वो कितने सुगम्य हैं, उनकी सुसंबद्धता कैसी है, इसमें अल्फ़ा बीटा इंडेक्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट्स हैं उनके आधार को कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम इसकी बात कर चुके हैं क्लासेस में। उस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की कनेक्टिविटी कैसी होती है, उसको हम किस आधार पर सुगम्य कह सकते हैं, किस में हम दुर्गम कह सकते हैं, और उसकी सुगम्यता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, किन फैक्टर्स पे बेस्ड होती है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसको हमने डिस्कस किया है, मतलब अगर सवाल आता है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स कैसे हैं ये आपको सब किताबों में मिल जाएगा। हम इसकी बात क्लासेस में भी कर चुके हैं कि विश्व में किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न डेवलप हैं। सड़क मार्ग किस प्रकार के हैं, रेलवेज किस प्रकार का है, वायु मार्ग किस प्रकार के हैं, और जल परिवहन किस प्रकार का है, किन किन प्रदेशों में कौन सा परिवहन प्रोमिनेंट है और किन प्रदेशों में कौन सा परिवहन यात्री परिवहन के रूप में काम में आता है, कहाँ कौन सा परिवहन माल परिवहन के रूप में, कार्गो के रूप में काम आता है। ये भी डिस्कस करते हुए हम इसकी आगे मतलब इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर है इंडस्ट्रियल रीजन्स का जो अध्ययन है वो आपके इस यूनिट में है। स्टडी ऑफ ग्रेट लेक रीजन ऑफ Great Lake Industrial Region of USA, then Ruhr Industrial Region, Industrial Belt of Japan and Industrial Region of Ukraine। 4 औद्योगिक प्रदेशों का विवरण आपके सिलेबस में है। इंडस्ट्रियल प्रदेशों का विवरण का मतलब है कि अगर हमें कहा जाता है कि यूएसए के 5 महान झीलों के प्रदेश का, औद्योगिक प्रदेश का विवरण दिया जाए, इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो हमें सबसे पहले तो उसकी लोकेशन बतानी है, कहाँ अवस्थापित है, किस प्रकार की वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी है, किस प्रकार का वहाँ का क्लाइमेट है। उसके बाद हम ये बताएं कि उस क्लाइमेट और उस जियोमॉर्फोलॉजी में, उस फिजिकल स्ट्रक्चर में किस प्रकार की कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर डेवलप्ड है। अगर प्राइमरी है तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप हैं, और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रियल रीजन का सवाल है तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ तो है ही। फिर हम आएंगे कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो है वो वहाँ की इकोनॉमी में कितना रोल प्ले करती हैं, कितना परसेंट रोल जो है, कितना परसेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का है उस प्रदेश विशेष की इकोनॉमी में। और फिर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। इंडस्ट्रीज़ एग्रो बेस्ड है, मिनरल बेस्ड हैं, एनिमल बेस्ड हैं, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन सी उद्योग वहाँ पर अधिक प्रमुखता से विकसित हैं, कितने हैं, किस उस रीजन के भी किस हिस्से में हैं, और उसके बाद वहाँ क्यों है। वहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री डेवलप है, कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, या वहाँ पर अगर कोई एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है, या वहाँ पर कोई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसका मतलब वहाँ पे वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, वहाँ पर और जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल होंगे। तो हमें ये बताना है कि वो इंडस्ट्रियल रीजन एक इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में स्थापित क्यों हुआ, कौन सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे प्रोमिनेंट है और क्यों है, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पर मिलती हैं, और फिर उन इंडस्ट्रीज़ में कितना कितना प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है। वो प्रोडक्शन सिर्फ निर्वाहक के लिए है, सिर्फ लोकल पॉपुलेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या वो सरप्लस प्रोडक्शन है जो इंटरनेशनल ट्रेड में रोल प्ले करता है। आयात निर्यात पे कितनी प्रमुखता है उसकी, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ की रॉ मटेरियल वो कितना आयात करते हैं, या टोटल उत्पाद वो कितना निर्यात करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, व्यापार की सिचुएशन कैसी है। इस सारे दृष्टिकोण से उस इंडस्ट्रियल रीजन का अध्ययन किया जाना है, और यही उसमें आपको सवाल के जवाब में एग्जामिनेशन में लिखना है। रूर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी है। जर्मनी में रूर प्रदेश जो है वो क्यों प्रोमिनेंट है, वहाँ से जो जर्मनी का जो बाउंड्री क्षेत्र है, खासकर जहाँ फ्रांस और जर्मनी की सीमा मिलती है, तो फ्रांस के लॉरेन प्रदेश और जर्मनी के रूर प्रदेश के बीच में क्या रिलेशन है, और वो दोनों एक दूसरे की औद्योगिक जो विकास है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर है, किस प्रकार वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो डेवलप है, इन सब की चर्चा इसमें की जानी चाहिए। कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में एंगेज्ड है, उस इंडस्ट्रियल रीजन की वजह से वहाँ पर क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आया है, ओवरऑल परिदृश्य उस क्षेत्र का कैसा है, ये सारी चर्चा इंडस्ट्रियल रीजन के अध्ययन के दौरान
की जानी चाहिए। सिमिलरली विद इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ जापान एंड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूक्रेन। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है, अगला जो यूनिट है वो है, पहला है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय निर्माण प्रक्रिया। ये हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। निर्णय निर्माण प्रक्रिया जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के विद्यार्थी होने के नाते जब हम अध्ययन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी लोकेशन विशेष पर कोई आर्थिक गतिविधि यदि स्थापित की जानी है तो वो निर्णय किस तरीके से लिया जाएगा, किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मनुष्य को उस निर्णय को लेने के लिए उन्मुख करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, निरुत्साहित भी करते हैं। मतलब कुल मिलाकर कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, जो निर्धारित करते हैं कि निर्णय कैसे लिया जाएगा। इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। और इसमें बिहेवियरल व्यू भी इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि अर्थशास्त्र की दृष्टि से, जब हम, जैसे कि मैंने क्लासेस में भी आपसे बात की थी, कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से जब हम कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के संदर्भ में निर्णय लेना है, तो हम वो निर्णय इकोनॉमिक मैन के तौर पर लेते हैं, आर्थिक मनुष्य की अवधारणा के तहत लेते हैं। आर्थिक मनुष्य वह है जिसे सब चीज़ों की जानकारी है, जो सर्वज्ञ है और जो अधिकतम लाभ की, न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ की पॉलिसी पर चलता है, अधिकतम लाभ के लिए निर्णय लेता है। लेकिन आर्थिक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम सिर्फ आर्थिक मनुष्य के तौर पर ही निर्णय नहीं ले सकते, हमें बिहेवियरल अप्रोच को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी वो निर्णय लेता है तो। और विश्व में बहुत जगहों पर ये है कि हमें ये दिखता है कि आर्थिक मनुष्य के तौर पर ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती है। इसलिए क्योंकि वो इकोनॉमी डेवलप करने, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले मनुष्य जो है, वो जो मानव समुदाय है, उसकी साइकोलॉजी अलग तरह की है, उसकी सोच अलग तरह की है, उसकी प्राथमिकता अलग तरह की है। तो हम इस जो बिहेवियरल व्यू है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, और कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, इन सब की चर्चा इसमें की जानी चाहिए। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड यूज़, लैंड यूज़ किस तरीके का होता है, लैंड यूज़ के लिए मतलब भूमि उपयोग किसी क्षेत्र विशेष में किस तरीके से उसका स्थानिक संगठन होना चाहिए, इसकी चर्चा हम इसमें करते हैं। क्रिस्टॉलर की जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, केंद्रीय स्थल सिद्धांत है सेटलमेंट के संदर्भ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वॉन थुनेन की एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी जो है, वो लैंड यूज़ को बहुत अच्छे से व्याख्यायित करती है, और समय के साथ उसमें किस तरीके से चेंजेस करके हम उसको रेलेवेंट बना सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो ये सारी चर्चाएं इन थ्योरीज के संदर्भ में की जानी चाहिए। ये इसका पर्याप्त मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल मैंने करवा दिया है। फिर इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार में क्या परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, कालांतर में, और उसमें नई कौन कौन से प्रतिरूप डेवलप हो रहे हैं, नए कौन कौन सी प्रवृत्तियां डेवलप हो रही हैं, वो ट्रेंड्स कौन से डेवलप हो रहे हैं, उसका अध्ययन भी किया जाना ज़रूरी है। किस प्रकार से पॉलिटिकल जो फिनोमेना है वो इकोनॉमिक फिनोमेना को और ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है, जो राजनीतिक प्रशासनिक नीतियां हैं वो कैसे व्यापारिक नीतियों को प्रभावित करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम कैसे व्यापारिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, ये सारी चर्चा भी इसमें की जानी चाहिए। और विश्व व्यापार का जो परिदृश्य है वो किस प्रकार से बदल रहा है समय के साथ, उसकी चर्चा भी इसमें होनी चाहिए। बैरियर्स टू ट्रेड, व्यापार में कौन कौन सी बाधाएं हैं, डायनेमिक्स ऑफ ब्लॉक्स, जो व्यापारिक गुट बने हुए हैं उनकी डायनेमिक्स का मतलब है उनमें भी कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है, व्यापारिक गुट किस पर्टिकुलर रीजन से बना, किस पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर बना, और उसके बाद उसमें क्या डेवलपमेंट आए, उसकी पॉलिसीज में क्या चेंज आया, उसके जो सदस्य राष्ट्र थे उनकी भागीदारी में किस प्रकार से परिवर्तन आया, इन सब चीज़, उनकी अपनी परिस्थितियों में किस प्रकार से परिवर्तन आया, जैसे कि ये जो ब्लॉक्स की डायनेमिक्स है, इसकी चर्चा भी आर्थिक भूगोल के विद्यार्थी के नाते हमें इसमें करनी है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक रीजनल डिस्पैरिटीज क्या है, प्रादेशिक विषमताएं आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। ये तो सच है कि सभी प्रदेश समान नहीं होते,
प्राकृतिक रूप से नहीं होते, आर्थिक रूप से भी नहीं होते। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा पैचेस में दिखता है। ओवरऑल सब जगह एक ही जैसे स्तर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो ऐसे में हमें ये अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करती हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब डिफरेंसेस आते हैं, जब पैचेस बनते हैं, तो वो प्रादेशिक विषमताओं को बढ़ाने में कितना योगदान देता है। इस पूरे अंतर संबंध का अध्ययन भी इसमें होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन फॉर एरिया डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब यह है कि एक जो प्रादेशिकरण की अवधारणा है उसकी चर्चा भी इसमें मिलती है कि किसी भी क्षेत्र का विकास अगर करना है और उसके विकास के लिए भावी नियोजन करना है, तो उस नियोजन में प्रादेशिकरण क्या भूमिका निभाता है, प्रादेशिकरण की क्या आवश्यकता है। क्यों हम किसी बड़े क्षेत्र को कुछ प्रदेशों में बांटकर उसका डेवलपमेंट करें? इसलिए कि हर प्रदेश अलग अलग है। एक बड़े क्षेत्र में कुछ कुछ हिस्से कुछ अपनी विशिष्टताएं रखते हैं जिनको हम प्रदेशों में विभक्त कर सकते हैं, और फिर इंडिविजुअल प्रदेश का वहाँ की विशिष्टताओं के अनुसार अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इसलिए वो प्लानिंग के लिए रीजनलाइजेशन ज़रूरी है। अगर हमें भावी नियोजन करना है तो प्रादेशिकरण ज़रूरी है। तो प्रादेशिकरण की क्या ज़रूरत है, प्रादेशिकरण किन आधारों पर किया जाता है, और प्रादेशिकरण कितना सक्सेसफुल हुआ है या हो सकता है, इसकी चर्चा इसमें की जाएगी या की जाती है। इसके बाद है इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया। आप सब जानते हैं भारत में भारत को आर्थिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। मैक्रो, मैसो और माइक्रो रीजन्स में विभक्त किया गया है, और इनकी चर्चा आ सकती है, आपके सिलेबस में है, आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकती है कि किसी पर्टिकुलर रीजन को दे दिया जाए। ओवरऑल रीजन्स पूछे जा सकते हैं कि भारत के इकोनॉमिक रीजन्स कैसे हैं, कितने हैं, कितने मैक्रो हैं, कितने मेसो हैं, कितने माइक्रो हैं, और किसी रीजन का विस्तार से विवरण भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम विस्तार से आप इसके लिए अध्ययन कीजिएगा। हम सिलेबस को बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, हम क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जा चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी आएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं आप इनके नोट्स तैयार कीजिए। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक में, किसी विषय के किसी संदर्भ में आपको कोई परेशानी आ रही है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझसे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप सबके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम उस टॉपिक को डिस्कस करके समस्या का समाधान कर लेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।